हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है अनुवांशिकी एवं विकास। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक पार्ट पहले ही बना दिया है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए है। उसमें मैंने इस चैप्टर का समरी प्लस 21 ऑब्जेक्टिव्स को बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज के वीडियो को अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने 21 ऑब्जेक्टिव पहले ही बना दिया है, तो हम लोग 22 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो 22 नंबर ऑब्जेक्टिव है वो है कि मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था। जो मिलर ने प्रयोग किया था उसमें से इनमें से कौन सा था जो अनुपस्थित था, ये बताना। तो कौन अनुपस्थित था? O2 यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित था। ये सही ऑप्शन है। 23 प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये बताना है। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था डार्विन महोदय ने। 24 नंबर डायनासोर होते हैं। डायनासोर होते हैं, क्या होते हैं ये बताना है। हालांकि अब तो नहीं पाए जाते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जाति नष्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें से बताना है कि वो किस समूह के जीव थे, ये बताना है आपको। तो वे किस समूह के जीव थे? वे थे, क्या है, विलुप्त हो गए हैं, तो विलुप्त रेप्टाइल हैं। ठीक है। 25 पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। जो पक्षी के कीट हैं तथा वो जो कीटों के या फिर तितलियों के, इसको ऐसे भी पूछा जाता है, पक्षियों के एवं तितलियों के पंख हैं। कैसे पंख हैं ये आपको बताना है। तो किस तरह के पंख हैं? वे पंख हैं असमजात अंग, यानी इनकी जो निर्माण होता है दोनों अंगों का वो अलग तरीके से होता है, लेकिन कार्य एक ही तरह का होता है। उसे हम लोग असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली के पंख हैं और पक्षियों के पंख हैं। दोनों अपने पंखों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो उड़ने के लिए करते हैं। लेकिन पक्षियों के पंख का बनावट देखिएगा तो दूसरे तरह का होता है, जबकि कीटों के पंख का बनावट देखिएगा तो ये दूसरे तरह का होता है। इसकी संरचना काफी सरल होती है। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है, यानी घोड़े का जो सबसे पहले वाला पूर्वज है वो कौन सा है, इसको बताना है। तो वो कौन सा है? वो है इयोहिप्स। ठीक है, इयोहिपस है। 27 निम्न में से कौन केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन है जो केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है। गोरिल्ला, जिराफ, जेब्रा या इनमें से सभी? तो अफ्रीका में ये सभी पाए जाते हैं। तो आप ऑप्शन कीजिए, ये डी यानी 4 नंबर सही लगेगा। 28 जब कभी विभिन्न वंशवृत्तों की दो स्पीसीज अनुकूलन के कारण एक दूसरे के समान दिखाई देने लगती है तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिसारी विकास। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी, यानी डार्विन ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें क्या सबसे बड़ी कमी थी, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी कमी थी विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न हो पाना। उन्होंने ये नहीं समझा पाया कि विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। औद्योगिक कृष्णता निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, आपके ऑप्शन है परिवेश में सुरक्षात्मक समदृश्यता, औसत प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका यहीं पे आपका ऑप्शन सही है, परिवेश में सुरक्षात्मक समदृश्यता, यानी ये ऑप्शन 1 सही है। 31 नंबर देखते हैं, पूर्व वातावरण में अनुपस्थित था, यानी इनमें से कौन था जो पहले के वातावरण में नहीं था? मीथेन, अमोनिया, जल में हाइड्रोजन, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कोई भी नहीं था, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 32 पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी ओपरिन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। 33 है, मिलर के उपयोग में लाया गया था। मिलर ने अपने प्रयोग में किन गैसों को उपयोग में लाया था ये बताना है। तो उसने किसको लाया था? मीथेन को लाया था, अमोनिया को लाया था, नाइट्रोजन को लाया था और जल को लाया था, यानी ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ठीक है। 34 नंबर पे देखते हैं, सबसे प्रारंभिक जीव थे, यानी जो सबसे पहले जीव उत्पन्न हुए थे वो कैसे थे? रसायन स्वपोषी, रसायन विषमपोषी, प्रकाश स्वपोषी या स्वतः उत्पन्न होने वाले। तो कैसे जीव थे? वे थे रसायन विषमपोषी जीव थे, यानी बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। कार्बनिक विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है ये बताना है, ठीक है। तो कैसे मिलता है? समजात और अवशेषी अंगों से। वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे डी में ऑप्शन है, समजात और अवशेषी अंगों से निकलता है। एकिडना क्या है? एकिडना क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है जी? ये है योजक कड़ी। 37 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में अनुपस्थित था? यानी इसमें से बताना है कौन सा तत्व था जो पृथ्वी में अणु के रूप में नहीं पाया जाता था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो कौन था? वो ऑक्सीजन था जो नहीं पाया जाता था। 38 विकास की विलुप्त कड़ी है, यानी वो कड़ी आपको बताना है जो इस समय विलुप्त हो चुकी है, वो कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? ये है आर्कियोप्टेरिक्स। ये बहुत पहले मिला था खुदाई में, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर है हार्डी विनवर्ग का नियम व्याख्या करता है, यानी हार्डी विनवर्ग का जो नियम था वो किस चीज की व्याख्या करता है ये आपको बताना है। तो किसकी करता है? अनुवांशिक साम्यावस्था की, अनुवांशिक साम्यावस्था की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन सी सही है। नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक अपघटन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है प्राकृतिक अपघटन, ठीक है। 41 नंबर है जैव विकास के समर्थन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाता है? किसका पाया जाना है? तो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है? समजात और अवशेषी अंग है जो पाए जाते हैं, उन्हीं से पता चलता है कि जैव विकास हुआ है, यानी ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म नहीं है? तो कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है ये बताना है। तो ये वही है अभी जो मैंने आपको बताया था, आर्कियोप्टेरिक्स, जो बहुत पहले मिला था, अब ये नहीं है, ये विलुप्त हो चुका है। 43 मिलर ने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो अम्ल संश्लेषित हुआ था? ठीक है, संश्लेषित हुआ नहीं पाया गया था, यानी कौन सा संश्लेषित नहीं हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं हुआ था? तो हुआ था ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल नहीं हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में है, तो यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, किसी जीव के विकासीय इतिहास को क्या कहते हैं? किसी जीव के विकासीय इतिहास को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं जाति वृत्त। अगला 45 नंबर है भौगोलिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे, चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, पृथक्कृत प्राणी जात में कोई परिवर्तन नहीं होता, नई स्पीसीज बनना रुक जाता है। तीसरा, जनन पृथक्करण के द्वारा नई स्पीसीज बनती है। और चौथा है नई स्पीसीज का यादृच्छिक सृजन होता है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, जनन पृथक्करण के द्वारा नई जाति बनती है। 46 नंबर पे आ जाते हैं, डार्विन फिंचेज में इनमें से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है जी? वो अनुकूली विकिरण का है। इसी के आधार पर उन्होंने अपना ये नियम भी दिया था। तो किसका है? अनुकूली विकिरण का है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ठीक है, यानी जो जैव रिएक्टर होता है उसको अनुकूल परिस्थिति मिले तो उसमें किस चीज का निर्माण होता है ये बताना है। आपके है उत्पादक का होता है, जीव का होता है, या फिर माध्यम का होता है? तो क्या होगा जी? सभी का होता है, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। यहाँ पे एक ये ऑप्शन चेंज करना चाहिए था, इसको
लेकिन चूंकि उत्पादक और जीव दोनों करता है इसलिए आप यहाँ ये सभी को क्लिक कीजिएगा। 48 निम्न में किसमें उच्चतम कपाल क्षमता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? पेकिंग मानव में। जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किस पर? ये आपको बताना है। तो किस पर आधारित है? वो आधारित है प्रजनन की विधि पर, जो कि आपके ऑप्शन यहाँ पे है केवल प्रजनन की विधि पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी सही है। 50 नंबर देखते हैं। उत्परिवर्तन अधिक प्रदर्शित होता है जब यह उपस्थित होता है किसमें? अप्रभावी अवस्था में, प्रभावी अवस्था में, समष्टि में, नियत अवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसमें? जब वो प्रभावी अवस्था में होगा तभी तो उत्परिवर्तन होगा, यानी 50 का ये क्वेश्चन नंबर है, ये बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टेनले मिलर के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का अनुपात था, यानी जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थे वे किस अनुपात में प्राप्त हुए थे? तो किस रेशियो में प्राप्त हुए थे? 2:1:2, यानी ये बी ऑप्शन सही है। आधुनिक मानव का न्यूनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। इसमें बनाना है कि आधुनिक मानव का जो सबसे लेटेस्ट पूर्वज है वो कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है? वो है क्रोमैग्नान। ठीक है, क्रोमैग्नान है जो ऑप्शन ए में है। डार्विन की फिनविच है, फिंचे भी इसे कहते हैं, फिनविच है, कहाँ पे पाई जाती है ये बताना है। तो ऑप्शन है गैलापैगोस द्वीप में डार्विन द्वारा एकत्रित किए गए पक्षियों के जीवाश्म। दूसरा है गैलागोपस द्वीप द्वारा उपस्थित पक्षियों का एक प्रकार। तो यही बी वाला ऑप्शन सही है। 54 पे चलते हैं। अनुकूलन के फलस्वरूप जब भिन्न वृक्षों की दो जातियां परस्पर सदृशता प्रदर्शित करती है, इस घटना को क्या कहा जाता? तो इसे कहते हैं अभिसारी विकास। शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय वियोजन का एक प्रमुख प्रभाव है। भूमंडलीय वियोजन का एक प्रमुख प्रभाव कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। यह है वियोजित प्राणी जातों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है जाति उद्भव को रोकना। तीसरा है जनन वियोजन द्वारा जाति उद्भव। तो यही सही है, जनन वियोजन द्वारा जाति उद्भव, यानी सी नंबर सही है इसका। 56 देखते हैं। रासायनिक विकास की परिकल्पना आधारित है। रासायनिक विकास की जो परिकल्पना है वो किस पे आधारित है, ये बताना है। तो किस पे आधारित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी योग्य वातावरणीय परिस्थितियों में रसायनों के संयोग द्वारा जीवन की उत्पत्ति की संभावना पर। 57 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है ड्रायोपेथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? यानी जो ड्रायोपेथिकस थे वो किससे ज्यादा समान मिलते थे, ये आपको बताना है। तो किससे मिलते थे? एप से मिलते थे। एप से, यहाँ पे एप से होना चाहिए था। ठीक है, एप से। 58 कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इसका ऑप्शन ए सही है, AI ओपरिन तथा JBS हल्डेन द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। 59 किस काल में जीवन अनुपस्थित था? किस काल में जीवन अनुपस्थित था, ये बताना है। तो किस काल में अनुपस्थित था? ये था एजोइक एज में, एजोइक काल में जीवन अनुपस्थित था। ठीक है, डी नंबर सही ऑप्शन है। मुर्दे को दफन करने एवं धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलते हैं? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है किस समय से मिलते हैं जी? वे मिलते हैं निएंडरथल से। निएंडरथल से। 61 नंबर है। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी। यानी डार्विन की जो पुस्तक थी वो कब प्रकाशित की गई थी, नेचुरल सिलेक्शन वाली, ये आपको बताना है। तो कब हुई थी? ये हुई थी 1859 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्या अच्छा लगा है कमेंट कीजिए, कोई शिकायत है उसे भी बताइए।
यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।